नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नॉनस्टॉप चुनावी बुलेटिन शुरू हो चुका है। तो आज सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कल से ही झारखंड में थे। मैं खुद उनके दौरे की पल पल की गवाह रही हूं। प्रधानमंत्री ने कल खुली जीप में रांची एयरपोर्ट से बिरसा मुंडा चौक तक 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। तो आज प्रधानमंत्री रांची से 70 किलोमीटर दूर लोहरदगा पहुंचे, जहां मोदी ने विरोधियों पर अटैक किए। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री बोले ये लहर नहीं ललकार, तो जनता बोली फिर एक बार मोदी सरकार। 3 फेज की वोटिंग के बाद पीएम मोदी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में जनता को भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान के सियासी आसमान में 23 मई का सूरज एक बार फिर मोदी सरकार के साथ उदय होगा। भाइयों बहनों, हवा का रुख क्या है, लहर किसको कहते हैं, एक सरकार को दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता का मिजाज क्या होता है, झारखंड वालों ने कल दिखा दिया। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज भी झारखंड में मैं प्रधानमंत्री के नाते भी बहुत बार आया, सरकारी कार्यक्रमों में भी आया हूं, लेकिन मुझे कहना होगा ऐसा जन सैलाब इसके पहले कभी मैंने देखा नहीं। और लगता है ये लहर नहीं है तो ललकार है। लहर नहीं ललकार, फिर एक बार लहर नहीं ललकार, फिर एक बार। आपकी इस ललकार ने दिल्ली की कुर्सी पर जो लोग नजर गड़ाएं, भ्रष्टाचारियों में, महामिलावट के कुनबे में बड़ा हड़कंप मचा है। आधे से ज्यादा चुनाव पूरा हो चुका है, विरोधी ईवीएम पर उंगली उठाने लगे हैं। मोदी ने विरोधियों की ये बात पकड़ ली और चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर अटैक करते हुए कहा, इन नेताओं को ईवीएम फोबिया हो गया है। कल के मतदान के बाद तो ऐसे चेहरे लटक गए हैं। विरोधियों ने भी मान लिया है फिर एक बार। इसका सबूत है कि तीसरा चरण होते होते अब ये लोग फिर अब मोदी को गाली देते देते थक गए। देश की जनता को मोदी की गाली उनके गले उतर नहीं रही है, ऊपर से लोग गुस्सा कर रहे हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या किया है, अब रातों रात गालियां देने की आदत तो जाएगी नहीं, तो उन्होंने अपनी तोप का मुंह यूं कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, जितनी गालियां मोदी को देते थे, अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है। भाई, आपने देखा होगा, जो बच्चा स्कूल में एग्जाम देकर के आता है और अगर उसको पता है कि मामला जमा नहीं है, तो घर आके ही शुरू कर देता है, पानी नहीं था, बेंच अच्छी नहीं थी, पेन बीच बीच में चलती नहीं थी, और पेपर भी सामने पड़े देर से दे दिया, और जो आंसर पत्र था उसका कागज भी ठीक नहीं था। वो शुरू कर देता है
एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा ऐसे कुछ चतुर बच्चे होते हैं, वो माँ बाप को पहले दिन समझा देते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुम लिख कर क्या आए, नहीं बताते। और रिजल्ट आता है तो माँ बाप भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बच्चा सही कहता था, पेन ठीक नहीं थी। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है, ईवीएम में गड़बड़ है। अब बेचारी वोट डालने वाली मशीन भी क्या करे। देश की जनता जब अपने चौकीदार पर इतना प्रेम बरसा रही है तो बेचारी उस मशीन को भी गाली खानी पड़ रही है, उसके नसीब में भी गाली आ रही है। मोदी की हर रैली में राष्ट्रहित सर्वोपरि की बात जरूर होती है। लोहरदगा में भी यही हुआ। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने चौकीदार की साफ नीयत और नीति की बात दोहराई। 2014 से पहले भारत भी तो इसी स्थिति से गुजरता था। पाकिस्तान आतंकी भेजता था, आतंकी यहां पर हमले करते थे और जो कांग्रेस की सरकार थी वो रोना शुरू कर देती थी, रोते हुए डर डर करके। क्या डर डर करके आतंकवाद का मुकाबला हो सकता है क्या? डर डर करके आतंकवाद से लड़ा जा सकता है क्या? साथियों, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब यही आपके चौकीदार की सरकार ने किया है। हमने घर में घुसकर आतंकियों को मारा है, आतंक के सरपरस्तों को साफ कर दिया है। आज हर आतंकी के मन में ये डर है कि अगर उसने कोई गलती की तो ये मोदी है, उसे पाताल से भी खोजकर ठिकाने लगाएगा। भारत के खिलाफ किए गए हर गुनाह की सजा उसको पानी पड़ेगी। मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने 5 साल में किए अपने अनूठे मिशन का जिक्र किया। सर्वधर्म की सरकार है, यह बात आंकड़े देकर समझाई। कोई भी भारतीय जहां कहीं भी संकट में हो, मुश्किल में हो, हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। वो चर्च में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है, वो मंदिर में जाता है। हमारे लिए ये कोई मायना नहीं रखता है, बस वो हिंदुस्तानी है, बस हमारा है और उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। हम भारतीय की सेवा हमारा कर्तव्य है, यही मान के काम करते हैं। बिना पंथ देखे, बिना भेदभाव किए उसकी मुश्किलें कम करना, उसका जीवन आसान बनाना, यही हमारी प्राथमिकता है। आपको मालूम होगा, इराक में हमारी केरल की और साउथ इंडिया के कुछ राज्यों की हमारी कुछ बेटियां इराक में नर्सिंग का काम कर रही थी। 46 बेटियां आतंकवादियों ने उनको पकड़ लिया और जीवन और मृत्यु के दिन काट रहे थे। उनको बचाने के लिए कहीं चर्च में प्रार्थना हो रही थी, कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, कहीं नमाज हो रही थी।
सबको लग रहा था कि हमारी बेटियों का क्या होगा, लेकिन भाइयों बहनों, वो आपकी बेटी ये चौकीदार की भी बेटी है। हमने ये नहीं देखा कि किस बेटी के भाल पर कुमकुम तिलक है, हमने कभी ये भी नहीं देखा कि इस बेटी के गले में रुद्राक्ष की माला है, हमने कभी ये भी नहीं देखा कि वो किस मंदिर में जाती है, चर्च में जाती है, मस्जिद में जाती है। हमारे लिए वो मेरी देश की बेटी हैं। हम उन 46 बेटियों को वापस लेकर के आ गए, उन्हें छुड़ा करके उनके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। भाइयों, हमने दिन रात एक कर दिया था। अफगानिस्तान में फादर अलेक्सिस प्रेम, उसको आतंकवादियों ने पकड़ लिया, महीनों तक आतंकवादियों ने अपने पास रखा। उसी प्रकार से फादर टॉम, उसको इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने पकड़ लिया। यहां पर सभी चर्च लगातार मुझे मिलने आते थे कि फादर प्रेम को बचाइए, फादर टॉम को बचाइए। मैंने कहा ये चौकीदार है, मैं मेरे देश के इन दो साथियों को जिंदा वापस लाने के लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और आतंकवादियों के चुंगाल से ये दोनों, फादर प्रेम और फादर टॉम, दोनों को बारी बारी से ला करके आज उनके मां बाप को सुपुर्द कर दिया। भाइयों, प्रधानमंत्री झारखंड में विरोधियों को निशाने पर ले रहे थे, तो यूपी में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रही थी। प्रियंका आज पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के गढ़ फतेहपुर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर करारे वार किए। बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका के इस डायरेक्ट अटैक से क्या कांग्रेस फतेहपुर की जंग जीत पाएगी? कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए, तो ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते। जेल में जाना हमारा पशु, और जो जेल में होना चाहिए वो विलायत चले गया। ये डर हर नेता के दिल में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट चैलेंज क्यों दे रही हैं प्रियंका गांधी? कहीं भी जाती हैं प्रियंका तो उनके निशाने पर मोदी ही क्यों हैं? जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते। आज प्रियंका गांधी यूपी के फतेहपुर में थी, जहां मोदी पर प्रियंका ने निशाना लगाया अक्षय कुमार के लिए इस इंटरव्यू के बहाने। मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी। मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। सुनिए प्रियंका गांधी ने जनता के मुद्दों से इस इंटरव्यू को कैसे जोड़ दिया। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में, अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए। लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। मैं वाराणसी गई, वाराणसी में मुझे पता चला कि 5 सालों में एक गांव में नहीं गए प्रधानमंत्री जी, जबकि वो उन्हीं का क्षेत्र है। एक गांव में एक भी परिवार से उनको समय नहीं मिला कि जाके पूछे कि भाई कैसे जी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी समस्याएं क्या है। तो ये जो अलगाव हो गया है, ये जो दूरी हो गई है जनता से, इसका बहुत बुरा असर पड़ा है पूरे देश पे। इस सरकार ने पीएम मोदी अपनी रैलियों में गांधी फैमिली और नेहरू को निशाना बनाते रहे हैं। आज प्रियंका ने इस पर भी प्रधानमंत्री को घेरा और कहा उनके परिवार को निशाना बनाना एक सनक है।
जो 5 सालों से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ और दुर्प्रचार किया जा रहा है, ये जो नेता जो आकर चुनाव के समय पाकिस्तान की बात करते हैं आपके सामने, दूसरी चीजों की बात करते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं, 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। प्रियंका गांधी के फतेहपुर की रैली में सबसे खास बात थी जनता से बात करने का उनका स्टाइल। वो हर मुद्दे पर एक कहानी सुना रही थी, फिर उसी कहानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरती जा रही थी। 2 महीनों से मैं उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ और मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ कि मैंने क्या देखा। वाराणसी गई तो मुझे पता चला कि वो गांव नहीं जाते हैं। फैजाबाद गई तो फैजाबाद के एक किसान ने हाथ जोड़कर, आंसू बह रहे थे उसके आंखों से, मुझे बताया कि दीदी पूरी रात हमें बैठना पड़ता है अपने खेतों में, क्योंकि आवारा पशु आके पूरी रात हमारी खेत चलता है। हाथ जोड़ के कहा कि दीदी हमें बचाओ, इस सरकार से बचाओ। चौराहों पे मैं नौजवानों से मिलती हूँ, क्या कहते हैं? कहते हैं दीदी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। जिस सरकार ने पिछले चुनाव में प्रचार के वक्त ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, उसी सरकार ने 50 लाख रोजगार घटाए हैं। कहानी सुनाने का दौर एक बार शुरू हुआ तो ये पीएम मोदी से होता हुआ यूपी के सीएम योगी तक जा पहुंचा। इस बार मुद्दा थे किसानों की फसल और जानवर। आवारा पशु की जो समस्या है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया 5 सालों में। अभी पता चला 2 दिन पहले कि यहाँ पे योगी जी ने यह ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में कि जो जेल के मैदान है इसमें आवारा पशु को डाल दो। जेल में डाला आवारा पशु, और जो जेल में होना चाहिए वो विलायत चले गया। ये स्थिति है। और क्यों डाल रहे हैं आप जेल में? क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। 5 सालों के लिए कहां थे? जब आपकी खेती चली जा रही थी तब इनकी चौकीदारी कहां थी? एक आलू के किसान ने मुझे बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आलू के किसान ने मुझे बताया कि दीदी अमीरों के चौकीदार होते हैं, गरीबों के नहीं होते। कहानियां सुनाकर ही प्रधानमंत्री मोदी अक्सर लोगों से कनेक्ट करते हैं। अब यही कला प्रियंका सीख चुकी हैं। सुनिए अगली कहानी वो भदोही की सुना रही हैं, जिसमें एक डर का जिक्र है। भदोही गई थी तो एक गांव में कुछ औरतों ने मुझे बुला लिया कि आप ऊपर आइए मंदिर में। तो मैं चली गई तो वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने कहा कि दीदी आप ये यहाँ पे ऐलान कर दो कि ये जो पुल है यहाँ से नदी के पार आप इसको बनवा देंगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा मुझे माइक पकड़ा दिया और मुझे डर लगा। मेरे दिल में मुझे लगा कि मैं कैसे कह दूं कि मैं यहाँ पुल बनवाऊंगी जब मुझे मालूम नहीं है कि इस पुल का खर्चा कितना होगा, कि ये पुल बन भी सकता है कि नहीं, कि सरकार ये बनाना चाहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैं ऐसा कैसे कह दूं सबके सामने कि मैं ये पुल बनवा दूंगी। तो ये जो डर है जो मेरे दिल में उस समय पैदा हुआ कि मैं गलत बात नहीं कह सकती जनता के सामने, ये डर हर नेता के दिल में होना चाहिए। और इस डर को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी फतेहपुर में कांग्रेस उम्मीदवार राकेश सचान के लिए वोट मांगने पहुंची थी। सचान समाजवादी पार्टी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दरअसल फतेहपुर सीट महागठबंधन के खाते से बीएसपी को गई। बीएसपी ने सुखदेव प्रसाद को यहां से टिकट दिया। वहीं बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति इस बार भी उम्मीदवार हैं। निरंजन ज्योति 2014 में 2,98,000 वोटों से फतेहपुर से जीती थी। शनिवार को प्रधानमंत्री ने कहा था कि 23 मई को बुआ बबुआ दुश्मनी पार्ट 2 शुरू होगा।
आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया और कहा कि उनका एक एक प्रत्याशी जीतेगा और बीजेपी की हार होगी। मिशन 2019 की जंग में यूपी की रण जबरदस्त है। इस जंग में मोदी को मात देने के लिए महागठबंधन की फौज भी मैदान में उतरी है। हरदोई में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए अखिलेश यादव ने जीत की भविष्यवाणी कर दी। भरोसा हो गया है कि जिस समय मतदान पड़ेगा हमारे दोनों गठबंधन के सांसद जीत करके ऐतिहासिक वोटों से जाएंगे। महामिलावट वाले मोदी के बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया और महापरिवर्तन लाने की हुंकार भरी। ये गठबंधन जो है ये महामिलावट नहीं है, देश में महापरिवर्तन लाने का काम ये गठबंधन कर रहा है। बताओ, हमारे 2-3 दल को मिल जाने से कह रहे हैं महामिलावट है। सोचो, अगर 2 दल एक हो जाएं, 3 दल एक हो जाएं तो महामिलावट कहते हैं, और 38 दल मिलकर के अगर देश में राज कर रहे हो तो बताओ कौन सी मिलावट कहेंगे उन्हें। अखिलेश ने मोदी सरकार के 5 सालों के कार्यकाल को लेकर खिरते हुए कहा कि बीजेपी की नीति बांटो और राज करो की है। जो अंग्रेज करते थे, जो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ, आपके साथ, बांट दो और राज करो, बांट करके राज किया। लेकिन इस गठबंधन ने तय कर लिया है हम बंटने वाले नहीं हैं, हम एक होकर के इनका मुकाबला करने का काम करेंगे। अखिलेश ने अपनी रैली में उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें मोदी और अमित शाह सवाल उठाते हैं कि गठबंधन के पास पीएम का चेहरा नहीं है। जब जरूरत पड़ी है देश को, गठबंधन ने मजबूत और बहुत शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी के चौकीदार बताए जाने पर अखिलेश ने तंज कसा और कहा कि इस बार चौकीदारी काम नहीं आएगी, जनता सबक सिखाएगी। पिछली बार चाय का नशे में न जाने कितना वोट उठा लिया है, लेकिन बताओ 5 साल में चाय का स्वाद पता लग गया कि नहीं लग गया। मिशन 2019 के चुनावी दंगल में कौन किसे पछाड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बड़े बड़े दिग्गजों के बीच चुनाव में छोटी मगर असरदार चीजें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन इंडिया टीवी के इलेक्शन स्पेशल शो में ऐसा नहीं होता। हम आपको ले चलते हैं इलेक्शन के कलरफुल सेगमेंट में, जहां छोटा बड़ा हर रंग आपके लिए तैयार है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी ने सूफी सिंगर हंसराज हंस को टिकट दिया है। हंसराज हंस ने इंडिया टीवी पर साफ कर दिया कि चुनाव प्रचार में वो अपने सुरों का भी जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं। वतन दे सिपाहिया मेरे दिल दे माया, ये अभिनंदन साहब के नाम में गाऊंगा। बोलो एक बार, बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वतन दे सिपाहिया मेरे दिल दे माया, वतन दे सिपाहिया मेरे दिल दे माया। उराइया मैं रावा च पलकां विछावा, उराइया मैं रावा च पलकां विछावा। फिर अपने लीडर के लिए कहूँगा, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी, वो स्टीफ किंग के बारे में कह रहा हूँ जिसने गैरत को बचाया हमारी। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मोदी तो खुद समंदर है किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए कहता हूँ दिल मोदी मोदी कह रहा, दिल मोदी मोदी गा रहा, दिल मोदी मोदी गा रहा, दिल मोदी मोदी गा रहा। दिल मांगे मोर फिर मोदी की सरकार हो, कमल का फूल खिल जाए दिल भी हमारा खिल जाए। पुष्प वर्षा हुई, सड़क पर फुलझड़ियां भी फूटी, ढोल भी खूब बजे। कुछ ऐसा था आज भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का रोड शो। भोपाल की सड़कों पर साध्वी के लिए लोगों में उत्सुकता है
ये इन तस्वीरों से साफ है। एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत मिली है। ये खुशी साध्वी प्रज्ञा के चेहरे पर भी साफ दिखी। दीदी, बड़ी राहत है। राहत नहीं कहते इसको, ये सत्य की जीत कहते हैं इसे, और धर्म की जीत कहते हैं जो हुई है। ये लगातार आप पर इस तरीके के जो मामले हैं, आपके चुनाव पे रोक लगाने की बात क्यों की? जिन षड्यंत्रकारियों ने मुझे जेल में डालने का षड्यंत्र किया है, उनकी सदैव पराजय होगी, क्योंकि हम धर्म के साथ हैं, धर्म में है। साध्वी प्रज्ञा आने से राहत की बात है। हालांकि जिस तरीके से उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे थे, अपने आप में ये राहत अकेली साध्वी प्रज्ञा के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के सामने भी है, जो विगत 38 सालों से चुनाव लड़ते आ रही है और जीतती आ रही है भोपाल लोकसभा से। साईं मंदिर में सिर झुकाया, कार्यकर्ताओं ने आरती उतारी। फिर बैंड बाजा बजा और उर्मिला का काफिला निकला। चेहरे पर स्माइल बता रही है, उर्मिला का जोश हाई है। दिन प्रतिदिन रंगीला गर्ल का क्रेज बढ़ता जा रहा है। रैली में चल रहे उर्मिला के ये मास्क उसी बात की गवाही दे रहे हैं। कभी उर्मिला पैदल ही लोगों से मिलती है, गली गली में घूमती है, तो कभी पूरी उत्तर मुंबई सीट के वोटरों को लुभाने रोड शो निकलती हैं। मुंबई में 29 अप्रैल को वोटिंग। उर्मिला का मुकाबला बीजेपी के गोपाल शेट्टी से है। घूंघट में महिलाएं गाना गा रही थी। इन महिलाओं के साथ जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर की पत्नी गायत्री राठौर लोगों से वोट मांग रही थी। बटन दबाना, और राज्यवर्धन जी पूरे 5 साल क्षेत्र में ही रहे हैं ना जी। बिल्कुल, आज रात में हर बार अपना भूल गए है ना। उन्होंने यही उनका एक बहुत बड़ा जयपुर ग्रामीण परिवार बन गया है। पतिदेव चुनावी अखाड़े में हैं, तो पत्नी भी वोट के लिए गांव-गांव और गली-गली घूम रही हैं। राज्यवर्धन का मुकाबला कांग्रेस के कृष्ण